मेरा नाम जितेंद्र कुमार झा है और मैं पंचायत हाई स्कूल बरियारपुर में हिंदी का शिक्षक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ व्याकरण की बात करूँगा। व्याकरण के बारे में जैसा कि आप प्रारंभिक कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं कि व्याकरण का अर्थ होता है वह माध्यम जिसके द्वारा हम भाषा को व्यवस्थित करते हैं, ठीक करते हैं, अर्थात जिसके द्वारा हम अपने भाषा को सही से आदान प्रदान कर पाते हैं, एक व्यवस्थित नियम में बांध पाते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि भाषा जो है वो व्याकरण जो है भाषा को व्यवस्थित करता है और भाषा जुड़ी हुई है इंसानों के माध्यम से, अर्थात हम जो दैनिक जीवन में भाषा का प्रयोग करते हैं उसका सही रूप किस तरीके से हो, हम किन शब्दों का चयन करें, वह किस तरीके से दूसरे के समक्ष पहुंचे और कैसे वो उसका अर्थ ग्रहण करे और उसका वह अर्थ वही हो जो वक्ता बोल रहा है, ये सारा का सारा नियंत्रण करता है कौन? व्याकरण। कई बार ऐसा देखा होगा अपने जीवन में या हम सब ने अनुभव किया होगा कि हमको कई बार समझाना पड़ता है कि मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ये कहना चाह रहा था, ऐसा मेरे से हो गया, मेरा ये उद्देश्य नहीं था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बोलने वाला व्याकरणिक नियमों के साथ छेड़छाड़ करके बिना उसे जाने जब भाषा का इस्तेमाल करता है तो सुनने वाला कोई और अर्थ ग्रहण कर लेता है, जिससे विवाद बढ़ जाता है। तो मैंने कहा कि जीवन में भाषा जो है वो मनुष्य से जुड़ी हुई है और भाषा को व्यवस्थित करता है कौन? व्याकरण। तो यानी कि मनुष्यों को भी व्यवस्थित करने का एक बड़ा काम व्याकरण करता है, क्योंकि जो व्यक्ति बिना व्याकरण को जाने समझे भाषा का इस्तेमाल करता है वो जीवन में भाषा का दुरुपयोग ही करता है, वो व्यवस्थित इस्तेमाल नहीं कर पाता है। क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, भाषा जो है जैसे है ये जुड़ी हुई है मनुष्यों से, भाषा जुड़ी हुई है किससे? मनुष्यों से, अर्थात मनुष्यों के द्वारा विचारों का आदान प्रदान करना भाषा के माध्यम से ही है। तो यानी कि वही मनुष्य में ज्यादा विश्वास होगा, वही व्यक्ति ज्यादा विश्वास के तरीके से विश्वास के साथ अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएगा, विश्वास के साथ अपना काम कर पाएगा, जिसकी भाषा समृद्ध है। और भाषा उसी की समृद्ध हो पाएगी जिसका व्याकरण मजबूत है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार से भाषा और व्याकरण प्रभावित करता है। तो जब हमारे दैनिक जीवन को ही व्याकरण प्रभावित कर रहा है तो उसका व्यवस्थित ज्ञान होना हम सभी के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो हम आगे उस व्याकरण के बारे में बात करते हैं कि हम सभी जानते हैं कि जब भाषा जो है ध्वनि, हर व्यक्ति, हर मनुष्य, हर सजीव, हर निर्जीव की अपनी एक ध्वनियां होती है जिसके माध्यम से वो जाना जाता है। जैसे पशु पक्षी भी कुछ ना कुछ वो अपने मुंह से ध्वनि निकालते हैं, जैसे कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्याऊं करती है, गाय डकारती है। इसी तरीके से हम इंसानों के अंदर भी ध्वनि है जिसे हम दो भागों में बांटते हैं, पहला स्वर में और दूसरा व्यंजन में। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन में, है ना। ये स्वर व्यंजन जो वर्ण है, जो लिखित रूप में वर्ण है, जिन्हें हम ध्वनि कहते हैं, इन्हें ही हम अक्षर भी कहते हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इससे ज्यादा छोटा और कुछ नहीं हो सकता। भाषा के वर्ण की दूसरी परिभाषा ये भी दी जाती है कि वर्ण भाषा की वह छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं, है ना। तो उसमें 11 स्वर है और 13 व्यंजन है, ठीक है। तो जब हम इन स्वरों और व्यंजनों को मिलाते हैं तब बनता है शब्द बेटा। क्या बनता है? शब्द बनता है ना। स्वरों और व्यंजन के सार्थक समूह को शब्द कहा। मैंने क्या कहा? सार्थक, यानी कि जिसका अर्थ होगा वही शब्द होगा और शब्द जो होगा उसका कोई ना कोई अर्थ होगा ही। आप कोई भी शब्द उठाकर देख लीजिए, उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता ही होगा। लेकिन शब्दों के अर्थ भी समाज परिवेश पर निर्धारित होते हैं। समाज परिवेश की बात कर रहा हूं मैं। जैसे कि आम, मैंने कहा आम,
आपने समझ लिया, रसीले मीठे आम जिसे हमारे भारतवर्ष में खाया जाता है, पर ये आम हमारे भारत के लिए ही वो मीठे रसीले फल हैं। अमेरिका में इसको शायद आम के नाम से नहीं जाना जाता होगा, इसे किसी और नाम से जाना जाता होगा। तो इस ये शब्द जो है उसका एक अर्थ होता है, लेकिन किसी समाज विशेष में ही उसका एक अर्थ काम करता है, एक संदर्भ विशेष में ही वो अर्थ काम करता है। तो हमने देखा कि क्या है कि सब भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है, और वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है ना। यही से भाषा व्यवस्थित होना शुरू हो जाती है। इन शब्दों को जब हम वाक्यों में प्रयोग कर देते हैं, इन शब्दों को क्या करते हैं हम, जब शब्दों को जब वाक्यों में प्रयोग कर देते हैं तो बन जाता है पद। क्या बन जाता है, पद बन जाता है। जैसे मैंने कहा राम, मैंने कहा आम, अब मैं यहां वाक्य लिखता हूं, राम आम खाता है। अब यहां देखिए, राम आम खाता है, मैंने जब यहां कहा आम तो इसका सिर्फ एक अर्थ निकलता है जिसका शब्दकोशीय मतलब है कि एक मीठे रसीले फल जो कि भारत में आम कहा जाता है, जिसे आम कहा जाता है ना। लेकिन जब हम इसी आम का इस वाक्य में इसका प्रयोग कर देते हैं तो ये व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है। जैसे यहां जो आम प्रयोग किया गया है ये शब्द नहीं है, ये पद बन गए। क्यों? क्योंकि ये व्याकरणिक नियमों से बंधे हुए हैं। कैसे? देखिए, जैसे आम है, यहां पर क्या है, ये संज्ञा है। संज्ञा में भी कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक है। कौन से वचन में है, एक वचन में है। क्या लिंग है, पुल्लिंग है। कौन सा कारक है, कर्म कारक है, क्योंकि क्रिया का जो फल है वो आम पर पड़ रहा है। तो क्या हो गया यहां पर, देखिए, जो आम पहले एक शब्द था तो उसका एक अर्थ मात्र था कि वो एक रसीला फल है, लेकिन जब हम उसी आम को वाक्य में प्रयोग कर दिए, राम आम खाता है, तो ये शब्द नहीं रहा, ये पद बन गया। ये पूरा का पूरा पद है। तो अब आप शब्द और पद के बीच के अंतर को समझिए, गौर से समझिएगा। शब्द जिसका कि एक अर्थ होता है, जिसका अपना एक अर्थ होता है, यानी कि जिसका अर्थ होगा वही शब्द है। जो शब्द है उसका अर्थ होगा ही होगा। निरर्थक शब्द कभी भी शब्द नहीं बनेंगे। वर्णों के निरर्थक मेल को कभी भी हम शब्द नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा। और उन्हीं शब्दों का जब हम वाक्य में प्रयोग कर देंगे तो क्या बन जाएंगे, वो पद बन जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आम पद बन गया। राम भी पद है। अगर हम वैसे राम कहें तो ये राम कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा, लेकिन यहाँ राम क्या है, यहाँ पर राम क्या है, कर्ता कारक है ना, संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है ना। कर्ता है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है। खाना जो क्रिया है उसको करने वाला है, खाना क्रिया को संपादित करने वाला है। एक वचन है, पुल्लिंग है ना। तो आप देख रहे हैं कि जब हम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो क्या बन जाता है, पद बन जाता है। तो ये खास अंतर है। ये अक्सर पूछे जाते हैं कि शब्द और पद में क्या अंतर होता है, तो आप जान गए होंगे। ये किसी भी कक्षा में भूलने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। शब्द जिसका अर्थ होता है उसे हम शब्द कहते हैं, और उन्हीं पदों को जब हम वाक्यों में प्रयोग कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वो पद बन जाता है। गौर करिए। दूसरी तरीके से इसको समझते हैं कि शब्द जो है वो स्वतंत्र होता है। क्या होता है, वो स्वतंत्र होता है, आजाद होता है। लेकिन जब उसी शब्द को वाक्य में कोई पद यानी कि स्थान दे दिया जाता है तो क्या बन जाता है, वो पद बन जाता है। क्या बन जाता है, पद बन जाता है ना। साधारण जीवन में इसका उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे हर इंसान जो है इंसान होता है। आप लोग बच्चे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, आप लोग देखिए आप लोग की पहचान कितनी जुड़ी होगी। आप जब घर में होंगे तो हो सकता है कोई मोहनदास का बेटा हो, मोहनी दास का भी बेटा हो। जब अपने मामा के घर में जाएगा तो अपनी माँ के नाम से पहचाना जाएगा।
जब अपने घर पर रहेगा तो पापा के नाम से पहचाना जाएगा, जो उसके दादा की उम्र के लोग हैं उनको दादा के नाम से पहचानेंगे, मतलब उस व्यक्ति का अलग अलग परिचय है। लेकिन जब वही बच्चा स्कूल में आता है तो उसे एक पद दे दिया जाता है कि ये पंचायत हाई स्कूल बरियारपुर का छात्र है, ये CCNDAV का छात्र है, तो क्या है, उसका एक पद बन गया, है ना, उसको एक पद मिल गया, एक स्थान मिल गया। जैसे पहले कोई इंसान है साधारण है, पढ़ा लिखा, डॉक्टर बन जाता है तो क्या हो जाता है, वो उसे एक पद दे दिया जाता है, उसके पास एक पद होता है, होता तो इंसान ही है लेकिन अब उसे एक पद दे दिया गया है। शब्द और पद के साथ यही पहले शब्द है अपने आप में स्वतंत्र रहता है, मुकम्मिल उसका एक अर्थ होता है, लेकिन जब उसी शब्द को हम वाक्य में सजा देते हैं, एक स्थान दे देते हैं, पद दे देते हैं, तो पद बन जाता है। और पद का अपना कोई अर्थ नहीं होता, अर्थ शब्द का होता है, पद का नहीं होता है, वो व्याकरणिक नियमों से बंधा हुआ होता है। तो ये शब्द और पद में साधारणतया अंतर है, ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब शब्द की और बात करते हैं। मैंने कहा कि शब्द किसे कहते हैं, बार बार इसको दोहराइएगा, देखिए बच्चे भूल जाते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, शब्द किसे कहते हैं, शब्द जिसका एक अर्थ होता है ना। तो अब आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं मुझसे, आपके जहन में आएगा कि ये शब्द बने कैसे होंगे, आए कैसे होंगे हमारे बीच में, ऐसे तो नहीं आ गए होंगे, या भगवान जी ने ऐसे वरदान दे दिया होगा कि हाँ यहाँ से निकले होंगे, वहां से, जैसे श्री कृष्ण के हथेली से द्रौपदी की साड़ी निकली थी वैसे ही यहाँ से शब्द निकल गए होंगे। हालांकि कई ग्रंथों में कहा गया है कि शिव जी के डमरू के नाद से शब्दों की उत्पत्ति हुई है। हम उस तरफ नहीं जाएंगे, अभी हम बात करेंगे उसी उस प्रश्न पर कि शब्द आए कैसे होंगे, व्याकरणिक आधार पर बात करेंगे, व्याकरण के आधार पर बात करेंगे। तो बच्चों, शब्द को कई तरीके से हिंदी भाषा में लिया जाता है। सबसे पहले शब्द जो है हमारे यहाँ उत्पत्ति के आधार पर, कुछ शब्द जो है हमारे यहाँ अपने आप कहीं ना कहीं से हमने ले लिए हैं, है ना, जिसमें तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, संकर शब्द है, ये आप लोगों ने प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ा होगा। ये कोर्स बी में आ सकते हैं कि कोर्स बी जो स्पर्श जो बच्चे पढ़ते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं, तो ये 5 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये शब्द है ना। दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति का मतलब होता है रचना, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। फिर से कह रहा हूं, गौर से सुनिएगा, रचना के आधार पर 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसके बारे में बात करेंगे और हम आप लोगों ने समाज से पढ़ा होगा, कुछ पढ़ेंगे, कुछ आगे संधि में पढ़ेंगे और जब सब बनाएंगे तो उससे पढ़ेंगे। अभी एक एक नजर इस दृष्टि इस पर डाल लेते हैं, फिर हम समय मिलेगा तो और सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर 5, रचना के आधार पर 3, प्रयोग के आधार पर। अभी प्रयोग किया ना, वाक्य में इस्तेमाल कैसे करते हैं हम शब्दों का, हम वाक्यों में जब इस्तेमाल करते हैं उसके आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं, है ना। इस 8 को भी 2 प्रकार में बांटा गया है, 4 को विकारी कहा जाता है और बाकी 4 को अविकारी कहा जाता है ना। और चौथा होता है अर्थ के आधार, अर्थ के आधार पर 4 प्रकार होते हैं, है ना। ये प्रयोग के आधार पर 8, 4 विकारी आप लोगों ने पढ़ा होगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पढ़ा है ना। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 विकारी शब्द हैं। मतलब जो शब्द वचन और लिंग के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द, और वे शब्द जो किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं हो उन्हें हम कहते हैं अविकारी शब्द। अर्थात ये लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, है ना। ये कौन कौन से हैं, ये हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, है ना। इसको ध्यान रखिएगा, हम इसको भी पढ़ेंगे, पढ़ना है। अर्थ के आधार पर जानते हैं एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द,
और एक और है एकार्थक, अनेकार्थक, विपरीतार्थक, इनका नाम में भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करिएगा आ जाए तो ये इसके चार समानार्थी शब्द, हाँ ये चार प्रकार होते हैं अर्धाधार पर। तो ये कई बार एक नंबर से पूछ लेते हैं कौन कौन से शब्द हैं, सुन लीजिएगा इसे ठीक से और इसे याद कर लीजिएगा ताकि एक नंबर आएगा आप प्रश्न उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। तो ये जो है ये माध्यम है शब्दों के हमारी हिंदी भाषा में आने के, यहाँ से आए। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द का मतलब क्या है, जो संस्कृत से सीधे सीधे हमारी हिंदी में आ गए हैं वो तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द क्या हुआ, जो संस्कृत का रूप परिवर्तित करके हिंदी में आया, जैसे अग्नि, अग्नि को अगर हम सीधे सीधे संस्कृत से हिंदी में प्रयोग करते हैं तो तत्सम शब्द हो गया, लेकिन अग्नि को आग कर देते हैं तो तद्भव शब्द हो गया। देशज शब्द जो अपने देश में ही बने, हम जानते हैं हमारे देश में 28, 29 या पता नहीं 29-30 राज्य हो गए हैं, 6-7 केंद्र शासित प्रदेश हुए हैं, इन दिनों कुछ हालात बदले हैं, तो जो भी सही संख्या होगा आप जानते ही होंगे। छोटे छोटे जिले हैं, कस्बे हैं, इतने छोटी छोटी प्रजातियां हैं और कहा भी जाता है कि 10 कोस पर पानी बदले, है ना, कोस कोस पे पानी बदले, 10 कोस पे पानी बदले और कोस कोस पे बदले भाषा। तो जिस और इतने बड़े देश में जब कोस कोस पे भाषा बदलती है तो इतनी अपनी क्षेत्रीय भाषा है, वहां से भी हम शब्द लेते हैं, उसको हम देशज शब्द कहते हैं। फिर उसके बाद होता है संकर शब्द। संकर शब्द क्या होता है बेटा, कि कुछ हमने अंग्रेजी के शब्द लिए और कुछ हिंदी उर्दू के लिए उसको मिक्स कर दिया, बना दिया। जैसे मास्टर साहब, है ना, मास्टर हो गया अंग्रेजी का, साहब उर्दू फारसी का होगा, उसको हमने आपस में मिला दिया, क्या बन गया, ये एक संकर शब्द हो गया, यानी कि दो भाषाओं को मिला। जैसे अब हम कक्षा में कहते हैं मे आई कम इन सर, अक्सर हम कहते हैं ये, अब ये संकर शब्द हो गए, अब ये हिंदी के हो गए हैं, है ना। तो ये इस तरह से ये जो शब्द दूसरे भाषाओं को लेकर हम अपनी भाषा में प्रयोग करने लगते हैं उसको हम संकर शब्द कहते हैं। रचना के आधार पर हमने बात की थी, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ 3 प्रकार होते हैं शब्द के, है ना। ये शब्द किस प्रकार से हम हिंदी भाषा में लेते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। रूढ़ शब्द वो होते हैं जो शब्द जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको और टुकड़े कर देंगे तो क्या होगा, कुछ अर्थ ही नहीं बचेगा। और मैंने पहले शब्द की परिभाषा में की थी, शब्द वो जिसका कोई एक अर्थ बनता है। अब उस शब्द के आप टुकड़े कर देंगे, कोई अर्थ ही नहीं बनेगा, तो क्या उसका कोई मतलब रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। जैसे मैं कहूं कि जल, राजा, चावल, इन शब्दों को तोड़ेंगे तो क्या कोई अर्थ बचेगा? तो जिन शब्दों को तोड़ा ही नहीं जा सके उसको हम कहते हैं रूढ़ शब्द। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। अब कहते हैं दूसरा होता है रचना के आधार पर योग रूढ़ शब्द। क्या होता है? योग रूढ़ शब्द, है ना। योग रूढ़ शब्द क्या होता है? योग रूढ़ शब्द जो होता है कि योग रूढ़ से पहले जो जानने से पहले यौगिक शब्द को जान लेंगे तो हमको योग रूढ़ समझने में आसानी होगा कि जब दो शब्दों को मिला दिया जाता है ना, दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है, दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है तो उसे हम कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे लगा नील कमल, है ना, तो ये क्या हुआ? ये यौगिक शब्द है ना, दो शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द का निर्माण हुआ है, इसको क्या कहा जाता है? ये यौगिक शब्द है। और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द में दोनों के लक्षण लिए जाते हैं। यौगिक शब्द में क्या है? दो शब्दों को मिलाकर लिया जाता है ना। और रूढ़ शब्द का मतलब क्या हुआ? जो एक खास अर्थ में क्या होता है कि उनका एक खास ही अर्थ लिया जाता है उसका। बनते तो दो अलग अलग शब्दों से है परंतु उसका एक खास अर्थ होता है ना। जैसे ये पहले एक जल से ही ले लेते हैं, जल का उदाहरण ले लीजिए। यहां पर जल के पीछे मैंने जलज लगा दिया, क्यों लगा दिया, है ना, जलज। अब जल में जो भी जीव जंतु उत्पन्न होगा उसको सबको हम जलज कह सकते हैं। जलज मतलब होता है जल में उत्पन्न होने वाला, जल में पैदा लेने वाला। परंतु क्या सभी वस्तु को, सभी चीजों को, सभी पदार्थों को जो जल में उत्पन्न होता है उसको हम जलज कहते हैं क्या? नहीं, हम जलज कहते हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ कमल को, है ना।
समास है। यहाँ मैं इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूँ रचना के आधार पर शब्दों को, क्योंकि इसको समझे बिना आप समास को नहीं समझ सकते। तो समास को समझने के लिए इसको समझना पड़ेगा। तो जितने भी योगरूढ़ शब्द हैं बेटा, जितने भी योगरूढ़ शब्द हैं, ये सबके शब्द क्या है? ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। बहुव्रीहि समास में भी आप यही पढ़ेंगे कि जब दो अलग अलग शब्द जोड़कर एक नए शब्द के बारे में बताए, एक नए शब्द की ओर इंगित करे, तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। योगरूढ़ का भी यही अर्थ होता है कि जुड़े तो दो शब्दों से बनकर बनते हैं, लेकिन उसका एक खास अर्थ होता है। जैसे कि मैंने कहा जलज, जलज का क्या मतलब हुआ? कमल, है ना। हम सांप भी पानी में पैदा ले, है ना, उसे हम जलज नहीं कह सकते हैं। तो हमने देखिए रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द। अब प्रयोग के आधार पर जो 4 हैं, आप लोगों ने बचपन से छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, संज्ञा सर्वनाम के बारे में। आज जो हम बात करेंगे इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे कोर्स में लगा भी हुआ है, वो है क्रिया। क्या है? क्रिया। क्रिया के बारे में जाना। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा उसको ध्यान से दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, कुछ भी भूलने वाला नहीं है। देखिए, व्याकरण को लोग साधारण समझते हैं, व्याकरण को लोग इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि व्याकरण भी कोई पढ़ने की चीज है, कभी किसी दिन एक दिन किताब उठाकर पढ़ेंगे, 8-10 क्वेश्चन उठाकर रट लेंगे, परीक्षा में जाकर लिखाएंगे और हमारे अच्छे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन नहीं, मैं पहले ही शब्द से, वाक्य से आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं बेटा। व्याकरण क्या करता है? व्याकरण व्यवस्थित करता है भाषा को, और भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने आप को अभिव्यक्त करता है। यानी कि जिस व्यक्ति की भाषा व्यवस्थित होगी, नियंत्रित होगी, अच्छी होगी, वही व्यक्ति विश्वास के साथ जीवन यापन कर पाएगा। कैसे? क्योंकि व्याकरण के माध्यम से ही आप भाषाओं को अपने भीतर संग्रह करते हैं, और जिसके अंदर जितने सारे शब्द हैं वो उतना ही व्यवस्थित तरीके से बोल पाएगा, नियंत्रित तरीके से बोल पाएगा। आप देख सकते हैं बोली भाषा में अंतर होता है। कई बार व्यक्ति बोलने में हिचकिचाता है, जैसे वो डॉक्टर के यहाँ दिखाने जाएगा, आप खुद ही महसूस कीजिएगा, या गांव में कोई बड़ा अफसर आ गया, उसकी भाषा लटपटाने लगती है, लड़खड़ाने लगती है। सर मेरे पेट में दर्द हो रहा है सर। ये क्या इंगित करता है? कि हमारे भीतर शब्दों की कमी है, और शब्दों की कमी से हमारे भीतर विश्वास की कमी आ गई है। इसीलिए इसी कारण से हम अपने आप को कहीं भी ठीक से व्यवस्थित तरीके से बोल नहीं पाते, कक्षा में भी नहीं बोल पाते। प्रश्न किसी सर ने बोल दिया, बेटा इस सवाल का जवाब दो, तो मैं देखता हूँ 70% बच्चे जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि उनके भीतर विश्वास नहीं आता है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि व्याकरण जो है वो सभी विषय में है, क्योंकि भाषा तो आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, भाषा के माध्यम से ही पढ़ते होंगे। भाषा उस अर्थशास्त्र में ही आप व्याकरण शुरू हो जाती है। उसने कहा अर्थशास्त्र। अभी मैंने बात किया ना, किसकी बात की? शब्दों की बात की, यौगिक शब्द की। यौगिक देखो कहाँ कहाँ भाषा है, कहाँ कहाँ भाषा के हम दूसरे शब्दों में कैसे भाषा का इस्तेमाल, व्याकरण का इस्तेमाल करते हैं। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये शब्द ही तो बने हुए हैं ना, है ना। अब इसको देखिए, 2 शब्दों से बना हुआ है अर्थशास्त्र। ये यौगिक शब्द हो गया, यौगिक शब्द का सबसे बड़ा उदाहरण। अब जब अर्थशास्त्र की किताब उठाए, उसके मनन करिए कैसे बना होगा। अर्थशास्त्र, अर्थ का शास्त्र, जो अर्थ जो पैसे, रुपये, पैसे के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में बताए, उस शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। विज्ञान शब्द है, उसमें भी उपसर्ग लगा हुआ है, विज्ञान बन गया। यानी कि जब हम चीजों का व्यवस्थित ज्ञान करते हैं, मैंने पहली बात कि ये जो शब्द बने हैं, ये जो हम चीजों को जो शब्दों के नाम दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जो जो हमारे वस्तु के साथ संबंध बनते जा रहे हैं, हमने उसे देखा, हमने महसूस किया, हमें उसे कुछ नाम देने की आवश्यकता महसूस हुई, है ना। अब आप पहली बार हमने पहाड़ देखा इंसान के रूप में, किसी ने भी देखा होगा, हमारे पूर्वज ने देखा होगा। अब उन्हें लगा होगा कि इसे कुछ नाम दिया जाए,
ताकि मैं गांव में जाकर कुछ लोगों को बता सकूं कि ऐसा ऐसा जो आकृति होगी बहुत बड़ा बड़ा होगा, मजबूत होगा, उसमें वनस्पतियां होंगी, जानवर होंगे, वैसी आकृति को हम अब पहाड़ कहेंगे। तो ये क्या है, ये विज्ञान जो है वो भाषा के माध्यम से ही तो उसको नाम देना हमने शुरू किया। अगर भाषा का विकास ही नहीं होता, यदि व्याकरण के सिद्धांत ही नहीं होते, तो ये शब्द बनते ही कैसे थे, बन पाते क्या? तब तो ज्ञान अलग होता, भी अलग होता, दोनों का तालमेल ही नहीं हो पाता। लेकिन व्याकरण ने क्या किया, दो अलग अलग चीजों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया और हमें पढ़ने के लिए दे दिया कि बेटा पढ़ो, अर्थ का शास्त्र अर्थशास्त्र हो गया, है ना। व्यवस्थित तरीके से दिया जाने वाला ज्ञान विज्ञान हो गया। क्यों विज्ञान में व्यवस्थित तरीके से ज्ञान क्यों दिया जाता है? क्योंकि विज्ञान कभी झूठ नहीं बोलता, कल्पना पे नहीं बोलता, जो प्रमाणित होता है, जो आंखों से देखा गया है, जो सत्य है, जिसे वो प्रमाणित कर सकता है, उसी के बारे में वो बात कर सकता है। उसे पता है पृथ्वी चीजों को अपनी ओर खींचती है, तभी उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। नहीं पता था तो नहीं दिया, है ना। तो कोई कल्पना की बात नहीं करते आप कि ऐसा हुआ होगा, वैसा होगा। तो ये सब के सब क्या है, ये व्याकरण के द्वारा ही तो संभव हुए। अब देखिए सारे नामों में यौगिक शब्द है, इसमें उपसर्ग के द्वारा बनाया गया है ना। उसके बाद सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान को भी और तोड़ सकते हैं। समाज में क्या है, समाज में एक प्रत्यय लगा के सामाजिक लफ्ज बनाया गया है। और फिर उसी प्रकार से विज्ञान मतलब समाज का जो विज्ञान है, समाज जो सिद्धांत समाज के बारे में व्यवस्थित अध्ययन की ओर प्रेरित करता है, उसे हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। तो देख रहे हैं कि आप सभी विषयों में व्याकरण का समावेश है। व्याकरण के बिना तो कोई भी विषय संभव ही नहीं है, हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर ही नहीं सकते। इसलिए सबसे पहली बात, जो जरूरी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जिसे आप लोग समझिए, उसके महत्व को जानिए कि व्याकरण को कभी भी कम आंककर मत चलिए, व्याकरण को भी पढ़िए, जानने की कोशिश करिए ये शब्द कैसे बने हुए, इस शब्द के पीछे का रहस्य क्या है, ये शब्द आखिर प्रचलन में आए कैसे, इस हाथ को हाथी क्यों कहा गया, इस हाथ को पैर क्यों नहीं कहा गया। जब इसके बारे में आप सोचना शुरू करेंगे तभी हमारा दिमाग का उपयोग होना शुरू होगा और हमारे अंदर की सारी संरचनाएं जागरूक होंगी और हमारा पढ़ाई में अपने आप मन लगेगा। तो ये व्याकरण के लिए बार बार कहने की आवश्यकता इसीलिए है कि आप जब उस चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे से व्याकरण के साथ भाषा का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। और मैंने कहा प्रयोग के आधार पर शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आपने पहले छोटी कक्षा में पढ़ा होगा। कोर्स में जो है वो क्रिया है। क्या है? क्रिया है। अब देखो क्रिया किसे कहते हैं, हम सभी जानते हैं कि जो भी काम है ना, क्रिया वह शब्द है जिसके माध्यम से किसी काम के होने का बोध होता है। जो भी हम काम करते हैं उसके होने का जिस शब्द के माध्यम से बोध हो उसे ही हम क्रिया कहते हैं, है ना। अब इसका एक सटीक और सीधा साधा उदाहरण सभी लोग देते हैं, मैं भी दे रहा हूं। जिस भी शब्द के पीछे ना लगा हो, नाना को छोड़ के, नाना संबंध में आ जाता है ना, जैसे खाना, नहाना, सोना, जगना, रोना, हंसना, ये जो भी शब्द है ये सब के सब क्रिया। देखिए क्रिया है, इसको मूल रूप में धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको धातु कहा जाता है। धातु आप लोग विज्ञान में पढ़े होंगे, ठीक से जान लीजिएगा वहां से धातु मतलब क्या। धातु जो होता है ये मूल अवस्था है क्रिया की। जब हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो मैंने पहले कहा ये विकारी शब्द है। क्रिया क्या है? विकारी शब्द है। इसका लिंग और वचन के साथ इसके रूप में परिवर्तन होता है ना। जैसे मैंने कहा अगर राम आम खाता है, खाना क्या बन जाएगा? खाता है। लेकिन अगर सीता है तो सीता आम खाती है, वे सब बैठकर खाते हैं, हो जाएगा ना। तो ये सब क्या है? ये विकारी शब्द है ना। क्रिया की परिभाषा हुई, यह शब्द जिसके माध्यम से किसी कार्य के होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं, है ना। इसकी पहचान में कि आप जब भी देखें जिस भी शब्द के पीछे ना लगा हो वो क्रिया की मूलावस्था धातु के रूप में है। इस धातु का ही हम इस्तेमाल करते हैं भाषा में अलग अलग धातु। जैसे कि लोहा है बेटा, तो लोहा का हम सीधे इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में नहीं करते। लोहा की खिड़की बना दी, कई लोग लोहे की कुर्सी बनाते हैं, पेटी बना लिया, पहले बनते थे बड़े बड़े संदूक,
ट्रैक्टर बना दिया, ट्रक बना दिया, तो लोहा ही है उसमें, मूल धातु क्या है, लोहा है, लेकिन उसका रूप परिवर्तित करके बनाया गया है। ठीक उसी प्रकार से ये क्रिया के मूल रूप हैं, धातु रूप हैं, इसका इस्तेमाल होता है तब इसका रूप परिवर्तित होता रहता है। बार-बार कह रहा हूँ, नहाना शब्द हम केवल जैसे कहते हैं कि मैं अभी नहाने जा रहा हूँ, है ना, वह नहा कर आ गई है ना, वो नहाएंगे, उनको सोना है, कुछ है जो मूल धातु रूप में, इस बात से सोना, मुझे सोना है, जैसे मेरी बहन की शादी है और मुझे सोना चाहिए। देखिए यहाँ भी दो अर्थ हो जाते हैं, मेरी बहन की शादी है और मुझे सोना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, भाषा का संबंध समाज से जुड़ा हुआ है, और जब तक सामाजिक संदर्भ नहीं जुड़ेगा आप भाषा का अर्थ ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। अब जब किसी ने कहा कि मेरी बहन की शादी है और मुझे सोना चाहिए, तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक कि भाई वो अपनी बहन की शादी में बहुत थक गया होगा, उसे थोड़ी देर के लिए नींद चाहिए। लेकिन दूसरा अर्थ ये भी ले सकते हैं, जो लोग भारतीय समाज से जुड़े हैं, कि हमारे शादी व्यवस्था में सोना वोना का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, दुल्हन पहनती है ना, तो ये हम ले सकते हैं। हम देख सकते हैं कि भाषा का अर्थ संदर्भ से जुड़ा होता है, तो बिना संदर्भ जाने भाषा को हम नहीं समझ सकते हैं। अब क्रिया जो है बेटा, जब हम भाषा में इस्तेमाल करते हैं तब क्रिया के दो रूप होते हैं। कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं। पहला सकर्मक, दूसरा अकर्मक, है ना। अब ये क्रिया को जानने से, सकर्मक और अकर्मक, क्रिया के दो रूप है, सकर्मक और अकर्मक। अब इसको जानने से पहले आपको कर्म जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? कर्म। कर्म किसे कहते हैं, है ना। आपने भी पढ़ा, जब मैंने दूसरे जब पद की बात की थी, मैंने एक वाक्य लिखा था, राम आम खाता है, ठीक है। अब इसको गौर से देखिएगा, एक ही बार में समझ जाइए, सब बहुत ही आसान है, बहुत ही, व्याकरण बहुत ही आसान है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जितना इसको पढ़ेंगे, जितना इसका इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, व्याकरण उतना ही निखरता चला जाएगा। लोग अक्सर व्याकरण के बारे में उलझन पैदा करते हैं, उलझ जाते हैं कि बहुत मुश्किल है, बहुत ध्रुव है, बहुत कठिन है। मैं पहले बोल चुका हूं कि व्याकरण तो हर जगह है, व्याकरण से बचा जा सकता है। मैंने कहा व्याकरण भाषा को व्यवस्थित करता है और भाषा इंसान बोलता है ना। तो जब इंसान की बोल चाल में ही भाषा है, तो फिर हम व्याकरण से कैसे बच सकते हैं? तो व्याकरण को जानकर, व्याकरण को समझकर जब हम भाषा को बोलेंगे, हमारी भाषा उतनी अच्छी होगी। इसको पहले जानने से, बहुत आसान है। राम आम खाता है ना। तो अब ये जो आम पद है, जो है इस क्रिया का जो फल है ना, किस पर पल रहा है? आम पर पल रहा है ना। तो ये क्या हो गया? कर्म बन गया, है ना। जब क्रिया का फल, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। अब ये देखिएगा, जिस पर कर्ता का फल पड़े वो क्या हो जाता है? कर्म बन जाता है। इसको ध्यान से गौर से, आप इसको गौर से सुनिएगा। अब जब होते हैं जो वाक्य, जब क्रिया होती है, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सकर्मक, एक होता है अकर्मक। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो कर्म के साथ होती है ना। जैसे मैंने कहा राम आम खाता है, जो खाने जो क्रिया है उसका फल किस पर है? आम पर पड़ रहा है ना। कर्ता क्या कर रहा है कि आम को छिलेगा, धोएगा, काटेगा, फिर उसे खाएगा, है ना। तो ये पूरा का पूरा जो क्रिया है वो कर्म के माध्यम से कर्ता संपादित कर रहा है ना। तो आप इसको कह सकते हैं ये सकर्मक क्रिया है। क्या है ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया है। जब भी आप, इसका एक उदाहरण, इसका एक सकर्मक क्रिया को पहचानने का एक नियम होता है। नियम क्या होता है सकर्मक क्रिया को पहचानने का? कि क्रिया से पहले आप यदि क्या शब्द, क्या प्रश्न पूछते हैं। जैसे मैंने पूछ दिया कि राम क्या खाता है, उत्तर मिल गया आम, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, है ना। समझ में आ रहा है? सकर्मक क्रिया आराम से गौर से समझिएगा। जब क्रिया का फल कर्म पर पड़े, है ना, तो सकर्मक क्रिया होती है। क्रिया का फल किस पर पड़े? कर्म पर पड़े तो सकर्मक क्रिया होती है। लेकिन यदि क्रिया का फल सीधे सीधे कर्ता पर पड़े,
है ना। अगर क्रिया का फल सीधे सीधे कर्ता पर पड़ जाए तो उसको हम कहते हैं अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। हाँ ठीक है, जैसे मैं कहूं कि मोहन हंसता है, और मोहन क्या हंसता है, क्या हंसता है, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब है नहीं, क्योंकि सीधे सीधे मोहन पे क्रिया का प्रभाव सीधे सीधे मोहन पे पड़ रहा है। इसका मतलब है ये अकर्मक क्रिया है। राम आम खाता है, इस पर किस पे असर पड़ रहा है, इस पर कर्म पे असर पड़ रहा है क्रिया का, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। इस पर सीधे सीधे कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। अब कुछ कुछ क्रिया ऐसी होती है जैसे पक्षी आसमान में उड़ते हैं, है ना। अब यहां देखिए कई लोग उसको कहते हैं क्या उड़ते हैं, तो पक्षी नहीं, कौन उड़ते हैं। जैसे पक्षी आसमान में उड़ती है, क्या उड़ती है, पक्षी। तो इसको लगाकर कोई उल्टा सीधा प्रश्न लगाकर इसको सकर्मक क्रिया कहने की कोशिश करते नहीं। इसमें क्या उड़ने से ये प्रश्न नहीं बनेगा, ये कौन उड़ती है से प्रश्न निकलता है, पक्षी। लेकिन उड़ना जो है यहाँ पर ये अकर्मक क्रिया ही है बेटा, है ना। यहाँ कोई प्रश्न को कंफ्यूज नहीं करना है। मैंने कहा है क्रिया से पहले क्या प्रश्न लगाना है, और क्या, और दूसरा जो कर्मक क्रिया में किसको भी लगाते हैं तो कुछ कुछ उत्तर आता है, हम बात करेंगे। पहले क्या कर लेते हैं, क्या ही लगाना है, कोई और प्रश्न उल्टा सीधा लगाकर वाक्य को अपने अनुसार ठीक नहीं करना है, व्यवस्थित नहीं करना है ना। इसी से सारे उदाहरण गड़बड़ हो जाते हैं। अब मैंने 2 उदाहरण आपको दे दिए हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, व्याकरण अभ्यास से आने वाली चीज है ना। जब तक आप अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका प्रयोग नहीं करेंगे, व्याकरण को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अभी 2 उदाहरण के बाद आप जब भी कोई भी कथा या कहानी, निबंध, स्पर्श या क्षितिज के पढ़ें तो वहां कोशिश करें देखने की कि इस वाक्य में आखिर कौन सी क्रिया आ रही है, इसमें कुछ कर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कौन सी क्रिया है, ये क्रिया का धातु रूप क्या जाएगा, किस तरीके से होगा। तो इस तरह से आप इस्तेमाल करके व्याकरण के विभिन्न नियमों को और सिद्धांत को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये क्रिया के 2 रूप को आप समझिए। क्रिया के 2 रूप होते हैं कर्म के आधार पर, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, जिस वाक्य में, है ना, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम आम खाता है ना। अब मैंने कहा ऐसे एक उदाहरण और देता हूं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बुक में पिछली बार के परीक्षा में आया था, वहां लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मोहन घर जाता है। अब इसमें अब घर को लोग कर्म मान लेते हैं, मोहन घर जाता है ना। तो ये मोहन घर जाता है, क्या जाता है, इसका उत्तर मिलेगा घर नहीं, कहां जाता से मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, प्रश्न क्या ही लगाना है खाली, है ना, इसका उत्तर नहीं पड़ेगा। सीधे सीधे इस क्रिया का प्रभाव जो है कर्ता पे पड़ रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है, ये सकर्मक क्रिया नहीं है। इस तरह के वाक्यों से बिल्कुल ही संदेह में नहीं आना है। प्रश्न मैंने बता दिए हैं, क्या लगाना है, क्रिया से पहले क्या लगाना है, तब उत्तर मिले तो सकर्मक है, नहीं मिले तो अकर्मक है। ये पहचान के लिए है, ठीक है। ये क्रिया विकारी शब्द में जो हमारे कोर्स में लगा हुआ है, क्रिया के 2 रूप, उसको हमने यहां पे समझने की कोशिश की है। अब बच्चों, शब्द जो रचना के आधार पर आपने पढ़ा, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये 3 के आधार पर जब हम शब्दों की बात करते हैं तो संरचना, जब हम शब्दों को बनाते हैं तो उसके कई माध्यम है शब्द को बनाने के, है ना। ये खासकर कोर्स बी के लिए जरूरी भी है, उपसर्ग और प्रत्यय, है ना। तो कई आधार पर जब हम शब्द बनाते हैं बेटा, तो उसको ध्यान रखिएगा, शब्द एक ही थे। मैं बार बार यहां कह रहा हूं कि व्यक्ति का सामान के साथ जब संबंध जुड़ता है तभी ज्ञान का विकास होता है, और जैसे ही ज्ञान का विकास होता है शब्दों का भंडार बढ़ता चला जाता है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे पहले शब्द था एक हार,
है ना। हार का क्या अर्थ होता है? हार का एक अर्थ होता है गहना, माला, है ना। दूसरा हार का मतलब होता है हारना, है ना। लेकिन देखिए एक इसी हार शब्द से लोगों ने कितने शब्द बनाए। इसी हार के आगे वी लगा दिया, शब्द क्या बन गया? विहार। अब विहार का क्या मतलब है? घूमना, है कि नहीं है। इसी हार से पहले किसने लगा दिया? आ, क्या बन गया शब्द? आहार। इसका क्या मतलब होता है? भोजन। इसी हार से पहले सम लगा दिया, क्या बन गया? संहार, नाश करना। इसी हार से पहले प्र लगा दिया, क्या बन गया? प्रहार, है ना। तो शब्दों को बढ़ाने के लिए मैंने क्या कहा? ज्ञान की जरूरत होती है, और ज्ञान के लिए व्यक्ति का वस्तु के संपर्क में आना बहुत जरूरी होता है। इसी तरीके से शब्द बनते हैं, और इन शब्दों को व्यवस्थित करता है कौन? व्याकरण, है ना। तो व्याकरण को ठीक से पढ़िए, समझिए। ये जो आ रहे हैं ये हमारे उपसर्ग के अंतर्गत, मैं इस पर चर्चा करने वाला था कि उपसर्ग से कैसे शब्द बनते हैं। ये अगली कक्षा में हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद।